फॉर ऑल। और मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स जितने भी भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक होने के नाते संविधान के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा कौन कौन से जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, और वो भारतीय नागरिक संविधान के अनुसार, संविधान में जो जितने भी हमें अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का वो किसी भी वक्त उपयोग कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में उनको डिस्क्राइब किया गया है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35। इसमें ध्यान रखने वाली बात जो ये है कि ये जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो मौलिक अधिकार तो हैं, लेकिन उन मौलिक अधिकारों की भी कुछ सीमा है। दे आर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, कुछ शर्तें हैं जो इसमें शामिल हैं, सम एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद भी हैं, एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, कुछ प्रतिबंध हैं। यानी कि ये मौलिक अधिकार तो हैं आपके, लेकिन मौलिक अधिकारों का उपयोग आप असीमित उपयोग नहीं कर सकते, और मौलिक अधिकारों का उपयोग तब तक ही वाजिब है जब तक वो किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन ना करता हो। तो उन्हीं सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करेंगे। और जो पहला राइट है, जो पहला मौलिक अधिकार है जो संविधान के द्वारा हमें दिया गया है, वो है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। भारतीय नागरिक के तौर पर हमें जो पहला अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा वो है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। संविधान ये कहता है कि भारत के सभी नागरिक समान हैं। किस तरीके से समान है? बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं। चाहे कोई भारत में कितना भी अमीर व्यक्ति हो या कितना भी गरीब व्यक्ति हो, वे किसी भी परिवार से आता हो, चाहे वो राजनीतिक परिवार से आता हो, चाहे वो सामान्य परिवार से आता हो, किसी भी वो धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति का हो, उसका सरनेम कुछ भी हो, उसकी कास्ट कुछ भी हो, वो मेल है या फीमेल है, उसका जन्म कहाँ हुआ है, वो साउथ इंडिया का रहने वाला है या वो नॉर्थ का रहने वाला है, या किसी खास जगह उसका जन्म हुआ है, इससे प्रभावित हुए बिना भारत का संविधान सभी भारत के नागरिकों को कानून की नज़र में सभी भारतीय नागरिक बराबर हैं। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून सभी नागरिकों को बराबर की सुरक्षा देने की गारंटी देता है। दूसरा क्या है? ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें बिना किसी भेदभाव के, और भेदभाव किस आधार पर? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, कास्ट के सरनेम के आधार पर, वो जेंडर के आधार पर, वो मेल है अथवा फीमेल है, या किस जगह से आता है, भारत के किस राज्य से आता है, उसके आधार पर यह नहीं तय किया जाएगा कि किस व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और किस व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। इस तरीके का भेदभाव भारतीय नागरिकों को के बीच में नहीं हो सकता। और नेक्स्ट है बाय अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टाइटल्स। ये महात्मा गांधी का ये कॉन्सेप्ट था, उनका ये मत था कि भारत के संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें भी रखी जाए जिससे जो अनटचेबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था हमारे देश में, छुआछूत जिसको कहते हैं, कि कुछ जाति के, विशेष जाति के लोग हैं जिनको लोग छूना पसंद नहीं करते थे। हालांकि भारत के समाज में अभी भी कुछ जगहों पर इस तरह की प्रथा अभी भी चली आ रही है कि कुछ विशेष जाति के लोगों को लोग आज भी छूना पसंद नहीं करते हैं। एंड टाइटल्स, भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी तरीके का कोई टाइटल नहीं दिया गया है। राजा महाराजा इंडिपेंडेंस से पहले जब हमारे राजा महाराजाओं का शासन था तब तो उस समय टाइटल दिए जाते थे। आपने सुना होगा जमींदारी की प्रथा पहले जैसे हुआ करती थी, वो जमींदारी की प्रथा बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। उसके अलावा बहुत सारे टाइटल्स अंग्रेज सरकार द्वारा भी लोगों को दिए गए थे, उन टाइटल्स को ख़त्म कर दिया गया है। इसका मतलब सभी भारतीय नागरिक कानून की नज़र में और संविधान की नज़र में सभी नागरिक बराबर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है। पिछले कुछ सालों में इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा कि देश में हर तीसरा आदमी ये कहता घूमता भी मुझे तो राइट टू फ्रीडम है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे हर तरीके का
स्वतंत्रता है और ये मेरा मौलिक अधिकार है और ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हालांकि फर्स्ट वाले पार्ट में हमने पढ़ा था ये मौलिक अधिकार तो हैं, लेकिन इन मौलिक अधिकारों के भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शन से कुछ अपवाद हैं। ये असीमित नहीं है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है आपके। ये राइट आपके तभी तक हैं जब आपका ये संवैधानिक अधिकार किसी दूसरे के मौलिक अधिकार जो संविधान का द्वारा उसको दिया गया है उसको वो बाधित ना करता हो। चलिए तो पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या है। राइट टू फ्रीडम, पहला है ऑफ एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। भारत का संविधान भारत के नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो अपने विचारों को किसी भी तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। वो विचार आपके धार्मिक विचार भी हो सकते हैं, आपके पॉलिटिकल विचार हो सकते हैं, सोशल आपके थॉट्स हो सकते हैं, या आपके पर्सनल विचार हो सकते हैं। इनको एक्सप्रेस करने में किसी भी तरीके का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। दूसरा असेंबली, आप कहीं पर भी शांतिपूर्वक तरीके से कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं, कहीं पर भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप जुलूस निकाल सकते हैं, बशर्ते वो भारत के कानून का उल्लंघन ना करता हो, वो आपकी गतिविधियां भारत के कानून का उल्लंघन ना करती हों, कानून में बाधा ना डालती हों, देश की शांति भंग ना करती हों, किसी राज्य किसी शहर की शांति ना भंग करती हों। उसके बिना आप पीसफुल असेंबली कर सकते हैं, कहीं पर भी लोग इकट्ठा हो सकते हैं। एसोसिएशन, आप कोई भी अपना एसोसिएशन बना सकते हैं, आप अपना यूनियन बना सकते हैं, लेकिन वो यूनियन ऐसे काम ना करें जो देश विरोधी काम हो। वो फ्रीडम आपको भारत का संविधान नहीं देता है। हालांकि आप अपना एसोसिएशन बना सकते हैं लीगल तरीके से, और वो जो भी काम करना चाहती है वो अपना काम कर सकती है, बशर्ते कि वो कोई किसी तरीके का इलीगल काम ना करती हो। मूवमेंट का मतलब है पूरे भारत के हर राज्य में आपको भारत के नागरिकों को जाने की स्वतंत्रता है, और किसी भी राज्य में जाने के लिए नागरिकों को किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं, किसी स्टेट अथॉरिटी की, किसी डीएम की या किसी भी सरकारी अधिकारी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भारत के किसी भी राज्य में फ्रीली कहीं पर भी जा सकते हैं। रेजिडेंस का मतलब ये कि आप भारत के किसी भी राज्य में बिना किसी परमिशन के रह सकते हैं, वहाँ घर मकान बनवा सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, जैसे जम्मू कश्मीर राज्य जो था, धारा 370 जब तक वहाँ रही 2019 अगस्त तक, तब तक कुछ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस थे। भारत के बहुत सारे कानून, ऐसा कहते हैं कि लगभग 100 से ऊपर कानून ऐसे थे जो वहाँ पर जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होते थे। अब हालांकि 370 हटने के बाद काफ़ी सारे परिवर्तन आए हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशन, आप भारत में रहकर किसी भी तरीके का कोई भी प्रोफेशन अपने लिए चूज कर सकते हैं, इस पर किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट है ऑफ सर्टेन प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस ऑफ ऑफेंसेस, कानून के अंतर्गत, कानून के तहत कानून ने आपको ये अधिकार दिए हैं कि कुछ अपराधों में, ठीक है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने का पूरी तरीके से अधिकार है। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो बहुत गंभीर अपराधों की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपने खुद को, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने का आपका पूरा, संविधान ने आपको पूरा अधिकार दिए गए। कुछ सर्टेन कानून की धाराएं हैं जिनके अंतर्गत आप ऐसे मामलों में अपने आप को अग्रिम, जैसे जमानत कुछ केसेस में मिल जाती है लोगों को, तो ये अधिकार आपको दिया गया है। कोई अनलॉफुल डिटेंशन आपका नहीं हो सकता कि गैर कानूनी तरीके से पुलिस आपको जेल में ले जाकर बंद नहीं कर सकती। आपका पूरा अधिकार है कि अगर ऐसा होता है तो आपको ये जानने का अधिकार है कि किन धाराओं के तहत आप पर केस दर्ज किया गया है। आपको अटॉर्नी, जिसको भारत में वकील कहते हैं, उसको प्रोवाइड कराना भी जिम्मेदारी है अथॉरिटीज़ की। नेक्स्ट है ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको अपनी ज़िंदगी का प्रोटेक्शन करने की और पर्सनल लिबर्टी की पूरी तरीके से आज़ादी है, जिसमें मैंने बताया कि किसी भी अपराध में या किसी भी शक के आधार पर किसी भी आपका अनलॉफुल डिटेंशन नहीं कर सकती। अगर ऐसा करती है, पुलिस ऐसा करती है, तो 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ता है। ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ राइट टू एजुकेशन जो एक्ट आया था 2019 में शायद, उसके अंतर्गत ये है कि भारत का संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ये कहते हैं कि भारत के जितने भी जो अंडर 14 बच्चे हैं, 6 से 14 साल तक के बच्चे, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी।
फ्री और कंपलसरी, पूरी तरीके से निःशुल्क और कंपलसरी एजुकेशन उनको प्रोवाइड कराना, वो बच्चे जिनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है, ये प्रोवाइड कराना ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ केसेस में आपका पूरी तरह से अधिकार है कि आपका कोई अनलॉफुल डिटेंशन पुलिस में ना हो, और अरेस्ट के अगेंस्ट भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अग्रिम जमानत लेकर कुछ सर्टेन केसेस में। उसका एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धार्मिक स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को कौन सी दी गई है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। आप भारत में रहकर किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी जो भी पूजा उपासना पद्धति है उसको, उस पर किसी तरीके का कोई सरकार के द्वारा किसी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई कंट्रोल नहीं है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म में आस्था रख सकते हैं, किसी भी तरीके से धर्म को आप अपने प्रोपेगेट कर सकते हैं, उसका धर्म का प्रचार कर सकते हैं, धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी जिस धर्म में को भी आप बिलोंग करते हैं उसके अंदर जो भी पूजा और उपासना पद्धति है उसका आप पूरी तरीके से पालन कर सकते हैं। स्टेट का और इसमें किसी तरीके का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। कोई धार्मिक कार्यक्रम अगर आप करना चाहते हैं तो उसको करने की भारत के अंदर पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ये हैं कि भाई आप दूसरों को ऐसा काम ना करें कि आप दूसरे धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं, तो उनमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, वो आपका बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट नहीं है। हालांकि आप अपने धर्म का प्रचार पूरी तरीके से कर सकते हैं। आपकी जो धार्मिक मीटिंग्स हैं, धार्मिक जुलूस हैं, जो धार्मिक कार्यक्रम है, उसको यहाँ पर सेलिब्रेट करने की पूरी तरीके से भारत में आज़ादी है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। किसी भी धर्म का प्रमोट करने के लिए आप उसमें आप उसमें किसी उसको प्रचार करने के लिए आप उसमें डोनेशन भी दे सकते हैं। और टैक्स में अगर आप रिबेट पाना चाहते हैं, किसी धार्मिक कार्यक्रम में अगर आपने पैसा लगाया हुआ है तो उसमें आपको टैक्स में रिबेट मिल सकती है। नेक्स्ट है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट religious instructions और religious worship in educational institutes wholly maintained by the state। राज्यों के द्वारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स चलाए जाते हैं उनमें धार्मिक कार्यक्रम करने की आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। किसी धार्मिक कार्यक्रम को अटेंड करने की भी आपको पूरी तरीके से भारत के संविधान द्वारा स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर किसी भी तरीके का आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है किसी भी जगह पर, चाहे वो वर्क प्लेस हो या फिर कोई और जगह हो, अगर आपको ऐसा कहीं पर भी लगता है कि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आप जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में दो चीज़ें इन्होंने मेंशन की हैं। पहला है कि फॉर प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। आप किसी भी बच्चे को, एक तो अंडर 14 किसी भी बच्चे को किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी वर्क प्लेस में एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता है, वो चाइल्ड लेवल के अंतर्गत आता है। अगर ऐसा कोई फर्म या कोई कंपनी ऐसा अगर करती है तो इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। इसमें कुछ कानून की कुछ धाराएं हैं और जिसमें कुछ सज़ा भी है कुछ, और उसके अलावा जुर्माना भी होता है, या फिर दोनों एक साथ हो सकता है। और दूसरी चीज़ है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब मानव तस्करी भारत में एक अपराध है। अगर आप बच्चों को, तस्करी का मतलब होता है उनको खरीदना और उनको बेचना, या बंधुआ मजदूरों की तरह उनसे काम करवाना, फोर्स लेबर की तरह बच्चों से काम नहीं करवा सकते। बच्चों को, मानव इंसानों को बेचना और खरीदना, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। ये भारत में एक पनिशेबल ऑफेंस है। इस पर पूरी तरीके से रोक है, पूरी तरीके से मनाही है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो कानून के अंतर्गत उसको सजा देने का प्रावधान है। नेक्स्ट है फॉर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस जॉब। जो जॉब्स ऐसी हैं जिनमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है, जिसमें जो वर्कर्स होते हैं वो हाईली स्किल्ड और हाईली ट्रेंड वर्कर्स होते हैं, और जहाँ पर दुर्घटना होने की संभावना रहती है और कई दुर्घटना में घायल होने और कभी कभी जीवन उनका दांव पर लग जाता है। तो ऐसी खतरनाक जगहों पर, खासकर जैसे केमिकल फैक्ट्रीज हैं, उन जगहों पर बच्चों का एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। उन बच्चों को और आप वहाँ पर काम नहीं करवा सकते, बच्चों को आप हायर नहीं कर सकते काम के लिए। ऐसी जगहों पर बच्चे काम नहीं करेंगे।
तो ये इस पर पूरी तरीके से प्रोहिबिशन है, पूरी तरीके से प्रतिबंध है। जो भी ऐसा करता हुआ पाया जाता है वो कानून के अंतर्गत वो सजा का उसमें प्रावधान है। तो ये तो हो गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, पूरा अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, धार्मिक और जो शैक्षिक जो आपके राइट हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो आपके राइट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहला है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू कंजर्व देयर लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर। जो भारत में माइनॉरिटीज़ हैं यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं, देखिए कहा तो ऐसा जाता है कि 80% भारत में हिंदू धर्म के लोग हैं और बाकी में जो 15 से 16% या 17% लोग हैं उनको माइनॉरिटी कहा जाता है। हालांकि माइनॉरिटी की डेफिनेशन, सही डेफिनेशन ये नहीं है। माइनॉरिटी वास्तव में वो होने चाहिए जिनकी संख्या भारत में बहुत ही कम है। तो कुल मिला के चलिए उस टॉपिक पर नहीं जाएंगे, वो तो एक डिबेटेबल कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि भारत में माइनॉरिटी कौन है और कौन नहीं है। जो भारत का संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो यानी कि अल्पसंख्यक हैं, उनको अपने धर्म, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी स्क्रिप्चर, उनकी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको प्रोटेक्ट करने की, उनको कंजर्व करने की पूरी तरीके से आज़ादी है और पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। भारत का संविधान उनको ये अधिकार देता है कि वो अपने जो उनकी पारंपरिक भाषाएं हैं, जो उनके पारंपरिक पहनावे हैं, जो पारंपरिक उनकी स्क्रिप्ट में उन बुक्स लिखी गई हैं, जो उनका सांस्कृतिक और सामाजिक रहन सहन है, जो उनका कल्चर है अपना, उसको कंजर्व करने, उसको प्रोटेक्ट करने का पूरी तरीके से उनको अधिकार है। इस पर किसी भी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट है फॉर माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको भारत में पूरी तरीके से अधिकार है कि वो अपनी पसंद के अपने धर्म के लोगों को प्रमोट करने के लिए या उनके धर्म के लोगों को शिक्षित करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की स्थापना भारत में कर सकते हैं। आपने बहुत सारे स्कूलों के नाम सुने होंगे जिसमें जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया है, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ है, या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, या और भी जैसे सेंट जॉर्जेस स्कूल की चेन है, या डॉन बॉस्को स्कूल की चेन है। ये माइनॉरिटी स्कूल है। तो भारत का संविधान इनको अधिकार देता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं भारत में एक्चुअल में, वो अपने पसंद के, अपने धर्म के लोगों को शिक्षित करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की स्थापना कर सकते हैं। पूरी तरीके से उनको आज़ादी है। लास्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या होगा कि जो भारत में के नागरिकों को जो संविधान के द्वारा अधिकार दिए गए, अगर इन संविधान के अधिकार का पालन नहीं कर रहे हैं और आपको लगता है कि जो मुझे अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार में बाधा पड़ रही है और मुझे मेरे जो राइट्स हैं वो पूरे नहीं मिल रहे हैं, उनमें कुछ तरह की बाधाएं आ रही हैं, तो और या फिर राज्य सरकार उनका सही से पालन नहीं कर रही, भारत के नागरिक होने के नाते जो मुझे छूट मिली है, जो मुझे मौलिक अधिकार मिले, उनका पालन नहीं हो रहा है, तो आप किसके पास जाएंगे? इसकी शिकायत करने किसके पास जाएंगे, किससे कहेंगे? तो भारत में जो कोर्ट का प्रावधान है, जो हमारी भारत की जुडिशरी है, जो एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान दिया गया है कि अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है तो आपको किसके पास जाना है, कौन आपकी बात सुनेगा? तो वो सब किसके अंतर्गत आता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसमें होता क्या है? फॉर इशुएंस ऑफ डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स। अगर इन भारत कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, जो आपके संवैधानिक मौलिक अधिकार हैं, इनका इन्फोर्समेंट सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं तो फिर आप हाई कोर्ट, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, इसमें आप जाकर अपील कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट और या फिर हाई कोर्ट उस संबंधित राज्य को ये पूरी ऑर्डर दे सकता है या डायरेक्शन दे सकता है कि उस नागरिक के जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है उसका पूरी तरीके से पालन कराया जाए। इसके अलावा इसमें एक छोटी सी चीज़ और है कि आपने पढ़ा होगा कि 2005 में एक एक्ट आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार, और इसके अलावा एक राइट टू एजुकेशन एक्ट जो बिल आया था वो 2019 में। ये दो इसमें जो मौलिक अधिकार हैं वो इसमें और बाद में जोड़े गए।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अगर आपका कोई सुझाव या कोई कमेंट है उसके बारे में मुझे ज़रूर अवगत कराएं। अगले वीडियो में मैं कुछ और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।